डियर स्टूडेंट, विश्वा एनजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपको कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म बताएंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हम आपको इसमें पूरा सिलेबस भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहें। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमें पढ़ना है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ये जान लें सिस्टम के बारे में। हम जाने सिस्टम होता है क्या है, जिसको हम हिंदी में प्रणाली कहते हैं। प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, आप क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप क्या करते हैं, मशीनों को डिवाइस करते हैं। मशीनों को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो उनको डिजाइन करने के बाद उसमें जो कंपोनेंट लगते हैं, जैसे आप मान लीजिए साइकिल बनाते हैं, साइकिल बना रहे हैं या जनरेटर, कुछ भी, मतलब जैसे जनरेटर का एग्जांपल ले ले। जनरेटर अगर आप बनाए तो उसमें देखे होंगे अनेक कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे उसके व्हील होते हैं, उसकी बॉडी पार्ट होते हैं, उसके अंदर के पार्ट होते हैं, उसमें जो ईंधन जेट लगा होता है, ऑयल लगा होता है, टंकी होती है, सभी क्या है, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। तो जो सिस्टम होता है, ये फिजिकल कंपोनेंट का क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट का ही कम्बिनेशन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वांछित आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। वांछित का मतलब होता है डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड का मतलब इसका समझ लीजिए, सीधी सी मतलब है, इसका अर्थ होता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा हमको आउटपुट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम मशीनों को डिजाइन करते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार फिजिकल कंपोनेंट को जोड़ के जो डिवाइस तैयार की जाती है, उस पूरे डिवाइस को, उस कंपोनेंट के पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक हमारा सिस्टम है। हमारी बॉडी भी तो एक सिस्टम है, हमारा वायुमंडल भी एक सिस्टम है। मतलब कि जो चीज़ें देखिए सिस्टम, यानी किसी भी कार्य को आप करने के लिए जी फिजिकल कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, जिससे कि आपको वह आउटपुट मिल सके आसानी से। वो सब कॉम्बिनेशन ही फिजिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है आपका सिस्टम, कहने प्रणाली कहता है। अभी हम आपको इसका दिखवा, आप ऐसे समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको पूरा भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, इसके बाद सिस्टम हो गया। अब बात आता है कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम की बात करें, अब देखिए क्या होता है, ये कोई भी सिस्टम जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी सिस्टम आप हम बनाएंगे तो सिस्टम को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं मान लीजिए, अगर हम कह दें कि हमारे पास इंजन है, वाष्प इंजन है। अगर वाष्प इंजन जब स्टार्ट हो जाता है, यह वाष्प इंजन है, जबकि यह वाष्प इंजन पहले जो बना था स्टार्टिंग में जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। जब ये जेम्स वाट ने इसको बनाया था, इसका बात अगर हम करें तो इसमें क्या जा रही थी, इसमें वाष्प जा रही थी, जिसको आप कोयले से जला के प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कोयले की वाष्प से, यानी जो वाष्प था, वाष्प की मात्रा ज़्यादा कम बेसी होने से इसकी स्पीड क्या हो रही थी, देखिए कम हो रही थी। तो इंजन भी क्या है, हमारा एक सिस्टम है, और हर एक सिस्टम को क्या करना पड़ता है, हर एक सिस्टम को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से ये वो जो हमारा जेट इंजन था, उसमें जो हम लोग वाष्प डालते थे, तो वाष्प से उसको स्पीड मिलती थी, वो चलता है। और जब हम वाष्प की मात्रा को कम बेसी करेंगे तो स्पीड भी क्या होती थी, कम बेसी हो सकती। तो कह सकते हैं कि जो हमारा जेट इंजन है क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। क्या है ये, एक कंट्रोल सिस्टम है। तो उसे भी बेसिकली देखिए, अगर आप साइकिल भी आप चलाते हैं, साइकिल को भी क्या करना पड़ता है, वो भी हमारा एक सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या करने के लिए, डिस्टेंस को कम टाइम में तय करने के लिए बनाते हैं। बाइक चल रही है, हर एक वाहन चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक सिस्टम हमारा है। और उन सिस्टम को भी क्या करना पड़ता है, हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सिस्टम जान गए। और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हर एक सिस्टम में क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम की अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे, तो एक कंट्रोल सिस्टम फिजिकल कंपोनेंट से निर्मित ऐसी व्यवस्था होती है जो स्वयं को अथवा किसी अन्य निकाय को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये किसी भी दूसरे भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है और स्वयं को भी कंट्रोल कर सकती है। तो ये कंट्रोल सिस्टम की परिभाषा होती है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं आगे, इसमें आपको पढ़ना है और ये देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम जो है, और उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या किसी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जेम्स वाट ने
नियंत्रित युग यानी एक ग्राइवर्स वही जो जेट इंजन था उसका आविष्कार किया था सबसे पहले। किसने? जेम्स वाट ने आविष्कार किया था ये वाष्प इंजन का। और बात करेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में जितने भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस चीज को समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कंट्रोल सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस होगा, कंट्रोल सिस्टम का कोई भी परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखेंगे, उस परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पे सदैव किस में व्यक्त करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में व्यक्त करेंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन या तो ऑर्डिनरी भी इक्वेशन हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम के परफॉर्मेंस को सदैव किस में व्यक्त करते हैं? सदैव हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही व्यक्त करेंगे। कोई भी सिस्टम अच्छा कार्य कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसको देखने के लिए हमेशा किस में हम देखेंगे? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही प्रदर्शित करेंगे। ये चीज हो गया। इसके बाद देखिए अब हमारे पास आता है कंट्रोल सिस्टम के प्रकार। अब सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, सिस्टम क्या होता है उसको जान लिए, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसको जान गए। अब हम जानते हैं कंट्रोल सिस्टम प्रकार कितने होता है, इसका टाइप कितना होता है। तो हमारे पास एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक हमारे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। इस तरीके का दो कंट्रोल सिस्टम होते हैं हमारे पास। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं हमारे पास दो ठो। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आपके घर में एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, हमारे पास एक वो सिस्टम है, वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन में क्या देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। और चूंकि देखिए वॉशिंग मशीन का मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन काम होता है कपड़ा को धुलना, यानी कपड़ा को क्या करना? साफ करना। अब मान लीजिए कपड़ा को आप साफ करने चाहते हैं, तो कपड़ा को साफ करने के लिए क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आप क्या डालेंगे? इसमें आप सप्लाई देंगे। इसमें क्या होता है कि टाइमर लगा होता है, टाइमर इसमें लगा होता है। इस मशीन में क्या लगा होता है? टाइमर। उस टाइमर को आप फिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ से देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा? हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है, ऑन होगी। और हमारी वॉशिंग मशीन में टाइमर लगा होता है। क्या लगा होता है? टाइमर लगा होता है। अब उस टाइमर को क्या करते हैं? टाइमर से हमें टाइम सेट कर दिया। मान लीजिए हमने कह दिया 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया, आधा घंटा या फिर मान लीजिए 20 मिनट का टाइम हमने सेट कर दिया। हमने 20 मिनट का टाइम सेट कर दिया, तब ये मशीन का मतलब 20 मिनट टाइम सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो सिलाई वाली मशीन होगी 20 मिनट तक क्या रहेगी? ऑन रहेगी। हम इसमें कपड़ा डाल दिए, जब आप इसमें कपड़ा डाल देंगे हम तो क्या होगा? ये मशीन चलेगी। अब मशीन चलेगी तो कपड़ा साफ होगा। अब कपड़ा साफ होगा, कपड़ा सुखाएगी, जो भी होगा। तो जब ये बताइए 20 मिनट जब इसमें हम टाइम सेट कर देंगे 20 मिनट का टाइम, तो 20 मिनट तक ये कपड़ा जब मशीन चलेगी तो जो आप कपड़ा निकालेंगे 20 मिनट के बाद, क्या ये बताइए यह कपड़ा पूरी तरह से एकदम अच्छा क्लीन साफ हुआ हो सकता है? हो सकता है कि यह कपड़ा पूरा पूरा आपका साफ हो गया हो 20 मिनट में? हो सकता है कि आपका यह कपड़ा साफ भी ना हुआ हो सकता है जितना आप चाहते हो उतना साफ हुआ हो। यानी जब ये मशीन चलेगी 20 मिनट बाद बंद हो जाएगी, कपड़ा आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो कपड़ा आपका आउटपुट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका मेन आउटपुट है कपड़ा का साफ होना। अब कपड़ा आप चाहते हैं हमारा एकदम क्लीन हो जाए, 100% क्लीन हो जाए, है, या 80% क्लीन आपको कपड़ा चाहिए मान लीजिए। तो हो सकता है जो मशीन चलेगी 20 मिनट तक, 20 मिनट तक चलेगी, 20 मिनट बाद जो कपड़ा आप आउटपुट बंद होगी, मशीन निकालेंगे, उसके बाद ये कपड़ा आपका हो सकता है कि 100% एकदम बढ़िया साफ हो गया होगा। हो सकता है जितना आप चाहते हैं 80% उतना ही साफ हो गया होगा। हो सकता है कि अभी साफ ही ना हुआ हो। तो आपका जो इनपुट था यहाँ पे, जो आपने इनपुट सप्लाई यहाँ पर सप्लाई दिया है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है, क्या ये आउटपुट का संबंध आपके, क्या ऐसा कुछ है कि आपका कपड़ा अगर आप 100% साफ करना चाहते हैं, अगर साफ नहीं होगा तो मशीन चलती रहेगी? कुछ नहीं ना। जब आपका कपड़ा साफ हो या ना हो, टाइमर आपका 20 मिनट हो गया, टाइम आपका 20 मिनट ऑफ हुआ, आपकी मशीन बंद। इसका मतलब ये हुआ, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है कि जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आउटपुट का इनपुट से कोई संबंध नहीं होता है। आउटपुट हमें कुछ भी मिल सकता है, हमें उतना डिजायर जितना हम चाहते हैं, यानी वांछित आउटपुट भी हमको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अब देखिए एक बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी में आप जो इमर्सन राड आता है, यानी जो पानी गर्म करने का जो राड आता है, आप उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ देते हैं। अभी क्या होता है, ये पानी को गर्म करता है।
अब इसको आपने ऑन कर दिया, स्विच यहाँ पे बोर्ड में स्विच लगा था, तार इसमें लगाया, आपने स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ सप्लाई गई, हीट उत्पन्न हुआ, पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ। आप ये चाहते हैं कि हमारा पानी हम 20 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए। कितना गर्म हो जाए? 20 डिग्री सेल्सियस गर्म हो। आपने सप्लाई को ऑन कर दिया है, आप पानी को गर्म करके चले गए, पानी स्विच को ऑन किया और चले गए। हो सकता है जब आप मान लीजिए 5 मिनट बाद आए या 10 मान लीजिए 5 मिनट बाद आए तो आपने देखा पानी क्या है, पानी गर्म हो गया। लेकिन कितना गर्म हुआ कि हमें नहीं पता अभी। आप टेम्परेचर चेक भी नहीं कर सकते हैं घर पे हैं तो। अब मान लीजिए फिर गर्म होते होते 10 मिनट हो गया, गर्म हुआ। अब 10 मिनट के बाद आप चाहते हैं थोड़ा सा पानी, पहले 5 मिनट में थोड़ा सा मान लीजिए पानी 10 डिग्री से गर्म हो गया था, फिर आप छोड़ के चले गए, चलो अभी वो गर्म हो जाता है। तो जब ये छोड़ के चले गए तो अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस ही चाहते तो ये पानी, ये जो हीटर होगा क्या, इसको पता है क्या हमको पानी 20 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है? नहीं पता है। तो ये क्या करेगा, ये सप्लाई क्वांटिटी रहेगी। अब ये जो पानी गर्म होगा, आप 20 मिनट के बाद आप निकालेंगे, मान लीजिए 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जो अभी आप कितनी भी टाइम आप निकाल लेंगे, जब उसको बंद करेंगे तो ये पानी क्या होगा, यह पानी जो होगा आपका या तो 20 डिग्री सेल्सियस ही गर्म हो गया होगा जितना आप चाहते हैं, या इससे ज़्यादा ही गर्म हो सकता हो गया होगा, हो सकता है इससे कम ही गर्म हो गया होगा। तो क्या होगा इसमें पानी आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आपको हीटर को कितने समय तक ऑन किए, इसमें कितनी सप्लाई, ये डिपेंड नहीं करता है। और आपका आउटपुट क्या मिलता है उससे भी डिपेंड नहीं करता है। ये भी कैसा सिस्टम होता है? ओपन लूप सिस्टम होता है। तो अगर कुछ ओपन लूप सिस्टम की हम बात करें तो ओपन लूप सिस्टम सबसे पहला पॉइंट ये होता है ना, तो ये सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, यानी जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो यानी ये कह सकते हैं पहला पॉइंट कि वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में पहला पॉइंट होता है कि आउटपुट का इनपुट से कोई संबंध नहीं होता है। इनपुट कुछ दीजिए, आउटपुट कुछ भी मिल सकता है, कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो नहीं है इसमें कि हम जब तक इसको हम ऑन करके चले गए 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी उससे ऊपर गर्म नहीं होगा, या जब तक 20 नहीं होगा तब तक ये गर्म करता रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। 20 भी होगा उससे ऊपर भी गर्म करता रहेगा। तो पहला होता है कि आउटपुट का इनपुट से कोई संबंध नहीं होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, हमें वांछित चीज पॉइंट को लिख के चलिएगा, हमें ओपन यहाँ पे आउटपुट नहीं, सॉरी, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में वांछित आउटपुट नहीं मिलता, हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता। हम जितना आउटपुट चाहते हैं उतना आउटपुट हमें मिलता ही नहीं है, कम या बेसी मिल सकता है। तो ये होता है हमारे पास ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ये वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिकल ये इमर्शन रॉड का ही हो गया एग्जांपल। अब देखे होंगे उस चीज़ को, ये ट्रैफिक लाइट देख लीजिए, ट्रैफिक लाइट की बात कर लेते हैं। ट्रैफिक लाइट देखिए, ट्रैफिक लाइट क्या होता है, ये चौराहा है आपका, इधर 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 देखिए लाल बत्ती लगी होती है, इधर इधर भी लाल बत्ती लगी होती है, इधर भी लाल बत्ती लगी होती है, इधर भी लाल बत्ती लगी होती है। अब देखिए इसमें टाइमर फिक्स होता है, हर एक में टाइमर फिक्स होता है। मान लिया हर देखिए उससे बेसिकली 2-2 मिनट का टाइमर होता है, 2 मिनट तक ये ऑन रहेगा, 2 मिनट तक ये ऑन रहेगा। इधर इधर ये जब ऑन रहेगा, इधर से व्यक्ति इधर से जाते रहेंगे, आदमी ट्रैफिक इधर से जाती रहेगी या व्यक्ति इधर से क्रॉस करते रहेंगे। इसको ये नहीं पता है कि इधर व्यक्ति ज़्यादा हैं तो भी ये 2 ही मिनट ऑन रहेगा, और कम है तभी 2 मिनट ऑन रहेगा। यानी हर एक 2-2 मिनट पे क्या होते रहते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं। इनका आउटपुट क्या है, आउटपुट का मतलब ये व्यक्ति को जाने देते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये, अगर इसको हम ये पता नहीं, ये यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि अगर ये टाइमर इसको 2 मिनट दिया गया है तो 2 मिनट तक ये ऑन रहेगा, यानी व्यक्ति इधर जाते रहेंगे 2 मिनट के बाद ये तुरंत ऑफ हो जाएगा, अगला कोई चालू हो जाएगा, इधर चालू होगी, इधर व्यक्ति जाने लगे। तो क्या इसको ये पता थोड़ी ना है, हम ये थोड़ी इसको कहें कि अगर इधर से भाई जितने आदमी जाएंगे तुम तब तक इसको आने बोल दें, इसको टाइमर दे, तब तक आना रहना जब तक कि 100 आदमी चले ना जाएं, 100 व्यक्ति तब तक न चले जाए तब तक तुम आन ही रहना। ऐसा तो कुछ नहीं है, व्यक्ति 2 ही गए, एक भी नहीं गए, 10 चले गए, तब भी अगर टाइम 2 मिनट हो गया तो चला गया। इसका मतलब इसके आउटपुट से इसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके हमने 3 एग्जाम्पल बताया, पहला आपका जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लिया हमने, दूसरा हमने आपको बताया कितना इमर्शन रॉड की बात किया हमने, तीसरा हमने आपको क्या बताया, तीसरा हमने बताया कि ट्रैफिक लाइट। इन सबको समझ गए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आप समझ गए होंगे। चलिए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात समझते हैं। अब घर में एसी देखे होंगे, पहले की जो एसी थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, आज की एसियाँ जो होती हैं ऑटोमेटिक आती हैं, जिसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म में एयर कंडीशनर कहते हैं। हम एसी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एसी है,
कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कोई हमारी मशीन होगी, पूरा उसमें सिस्टम क्या लगा हो पूरा हुआ। ये हमारी एक मशीन है, ये मशीन में हमारे पास कौन सी मशीन है, एसी है, एसी मशीन है। अभी क्या करेंगे, देखिए एसी मशीन में क्या होता है, इसका मेन काम आप क्या काम करते हैं, रूम टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए करते हैं, रूम टेम्परेचर के लिए बैलेंस करने के लिए करते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको हमने इनपुट दिया, इनपुट वोल्टेज देंगे, ये हमारी एसी ऑन हो गई, एसी ऑन हो गई, एसी ऑन हो जाएगी तो ये क्या देगी, हवा देगी। या टेम्परेचर का एसी का मेन काम होता है एयर कंडीशनर एयर को बाहर निकालना। हमारा मान लीजिए रूम का टेम्परेचर, मान लीजिए हम चाहते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हम चाहते हैं हमारे रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहे। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वह है, मान लीजिए कि इस समय मान लीजिए कि वह हमारा टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे मैं इसको सप्लाई को जैसे हम ऑन करेंगे, हम चाहते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस रहे, तो हम ये इसको सप्लाई जैसे देंगे, हमारा एयर कंडीशनर ऑन हुआ, हमारा रूम ठंडा होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। हमने इनपुट दिया, हमारी ये मशीन चलने लगी और हमें क्या मिलने लगा, आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। तो जब हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया तो बताइए मिल गया, तो ये जब चलेगी तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब चलती रही चल रही है, रूम ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। अब आपको क्या पता कि अभी रूम हमारा 27 डिग्री सेल्सियस ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो आनी रहेगी और अपने फुल स्पीड पे चलती रहेगी। स्पीड अगर आप बना के रखे हुए हैं तो चलती है। मान लीजिए कि ये पहले रूम का टेम्परेचर पहले जब ऑन नहीं था 40 डिग्री सेल्सियस था, अब ऑन कर दिया आपने, तो ये मान लीजिए 40 से घट के टेम्परेचर आपको ठंडा होते होते मान लीजिए 30 पे पहुँच चुका, 30 पे पहुँच चुका है। अभी आपको गर्मी महसूस हो रही है, आप और ठंडा करिए और चलने दीजिए, चलते चलते आपको मान लीजिए चलने दीजिए इसको, फिर क्या हुआ, फिर पहुंच गया, मान लीजिए आपका टेम्परेचर पहुंचते 28 डिग्री पहुंच गया, फिर आपका टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते 27 डिग्री पहुंच गया। अभी आपकी एसी ऑन ही है, आपका रूम ठंडा होते होते आपको जितना मिलना था उतना चल गया। फिर और मान लीजिए अभी मशीन अगर ये आपकी ऑन ही रहेगी तो इससे भी कम और कम ठंडा हो जाएगा। तो ये तब तक इसको यानी यहाँ पे देखिए, इसी केस में देखिए, जब तक आपको आउटपुट मिला नहीं, आपका रूम ठंडा होना है, आउटपुट आपको रूम ठंडा करना है, ठंडा हो रहा है, तब तक ये करती रहेगी जब तक ये ऑन रहेगी। अगर आप उसको एक निश्चित टाइम के बाद बंद नहीं करेंगे, जैसे आधा घंटा 1 घंटा चलिए बंद नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि टेम्परेचर आप जितना चाहते 27 से भी क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाए, घट के गिर जाए, तो आपको ठंडा लगने लगेगा। तो ये क्या करते हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमें यहाँ पे इस केस में अभी क्या चाहिए, हमें एक आदमी चाहिए, इस आदमी एक चाहिए जो ये देखता रहे कि रूम का टेम्परेचर 27 पहुँचे तो इस मशीन को बंद कर दें। तो ये इसमें मैनुअली ऑपरेटेड है, यानी आदमी के द्वारा ऑपरेटेड है, स्वयं ऑटोमेटिकली नहीं है। लेकिन आजकल की जो एसी आती हैं उसी एसी में क्या होती है, आपने पढ़ा होगा टीडीपी में या मेजरमेंट में ट्रांसड्यूसर पारक्रमक पढ़ा होगा, जिसमें आपने थर्मोकपल ऊपर के बारे में पढ़ा होगा, जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस को सेंस करते हैं। तो हमने उसमें क्या करते हैं, आज की जो मशीनें आती है इसमें एक सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। अब ये सेंसर क्या करते हैं, सेंसर सेंस करता है, यानी आउटपुट को सेंस करता है कि जो टेम्परेचर कितना है, तो उसको सेंस कर लेता है। ये यहाँ पे टेम्परेचर सेंस करता है। अब एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे, कोई भी सिग्नल होता है जैसे टेम्परेचर है ना, तो ये जो सेंसर होगा टेम्परेचर को, रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, कितना टेम्परेचर सेंस करेगा, और उसको सेंस करने के बाद वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, यानी भौतिक राशि को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को भौतिक राशि में चेंज करता है। इसको समझने के लिए आप चले जाइएगा ट्रांसड्यूसर चैप्टर में, पढ़ लीजिएगा टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। जैसे थर्मोकपल, आपका पोटेंशियोमीटर, ये सबको पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अब ये जो सेंसर लगाएंगे, सेंसर क्या करता है, मेन काम इसका होता है कि रूम का टेम्परेचर सेंस करता है, यानी आउटपुट आपको जो मिल रहा है उसको सेंस करेगा। अब उसको सेंस करने के बाद ये उसको किस फार्म में बदल देता है, वोल्टेज के फार्म में बदलेगा। किस फार्म में बदलता है, हमेशा वोल्टेज फार्म में। भी ध्यान रखेंगे, ये भी कोई भी सिग्नल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिग्नल, आप बात करने का जो सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल हो, सिग्नल हमेशा वोल्टेज फार्म में ही जाता है, कभी भी करंट फार्म में सिग्नल नहीं भेजते हम। वोल्टेज सदैव करंट, जो हमारा सिग्नल होता है सदैव वोल्टेज फार्म में जाता है। तो ये सेंसर क्या करता है, जितना हमारा टेम्परेचर मिला उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, टेम्परेचर सेंस करेगा, और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या बनाता है, वोल्टेज बनाता है। वोल्टेज पैदा किया, इस वोल्टेज को क्या करेगा, इसके बाद ये इसका वोल्टेज को क्या करेगा, यहाँ पे एक हमारे पास लगा होता है समिंग पॉइंट।
ये समिंग पॉइंट कहेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको इनपुट देते हैं प्लस या माइनस, अभी ये समिंग पॉइंट होता है, मतलब कि यहाँ सप्लाई दिए जोड़ के इधर से गया इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट जाके क्या होता है यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ये लगा होता है एरर डिटेक्टर। क्या लगा होता है? एरर डिटेक्टर लगा होता है। अब सेंसर हुआ, यहाँ पे एरर डिटेक्टर लगा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ से गया, रूम का टेम्परेचर इतना पहुँचा। अब मान लीजिए पहली स्टार्टिंग टाइम इसको जब हम नहीं लगाए थे, तब ये मान लीजिए एकदम फुल वोल्टेज गया, एकदम फुल स्पीड पे चल रही थी, आउटपुट मिल रहा था। रूम ठंडा हुआ, ठंडा होते होते देखिए बैक 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब ये टेम्परेचर क्या करेगा? सेंसर सेंस करेगा, तुरंत सेंस करेगा और वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, तुरंत यहाँ पे जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। ये एरर डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। एरर डिटेक्ट कर लिया कि मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपने इसको सेट कर दिया है। ध्यान दीजिए, पहले से आपको इसको सेट कर दिया कि 27 डिग्री एसी में व्यवस्था होती है, किस जितना रूम आप टेम्परेचर चाहिए उतना व्यवस्था होती है सेट करने की, सेट कर दीजिए। मान लिया हम 27 सेट कर दिए हैं। ये रूम चलता चलता क्या सेंस करते करते के 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। फिर ये सेंस करके तुरंत वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। फिर ये डिटेक्टर क्या है, उसको डिटेक्ट कर लेता है तुरंत। डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? तो देखा कि हाँ टेम्परेचर गिर गया है, तो इसका मतलब तुरंत क्या करेगा? इस वोल्टेज को, जो अप्लाई वोल्टेज था उसको क्या करेगा? कम कर देगा। तुरंत कम कर देगा, इधर से कम कर दिया। कम कर देगा तो यहाँ का जो स्पीड, इसमें जो करंट जाएगी, ये वोल्टेज जो जाएगा, सॉरी ये वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, एसी और धीमा चलेगी। फिर ये जाते जाते गए, मान लीजिए जब ये 27 डिग्री पहुँच गया, तब ये फिर सेंस करेगा 27, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, यहाँ जाएगा। जब ये 27 पहुँच गया, सब देख लिया, जितना चाहिए था उतना सेंस कर लिया, उतना पहुँच गया, तुरंत यहाँ पहुँचेगा। ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, तुरंत क्या करेगा? ट्रिप हो जाएगा। तुरंत मतलब टाइमर को ट्रिप कर देगा। ट्रिप करके तुरंत क्या हो जाएगा? इसको बंद कर देगा और टेम्परेचर बना रहेगा। एसी बंद हो गई। फिर क्या होगा? फिर जैसे मान लीजिए एसी ठंडा, रूम एसी बंद हो गया हमारा। फिर जब हमारा रूम ज़्यादा गर्म होगा, फिर क्या करेंगे? रूम गर्म होगा, फिर ऑन कर देंगे। फिर जैसे ज़्यादा फिर ठंडा हो गया, फिर इसको सेंस कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है? कंट्रोल सिस्टम है। यानी इसमें क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में? तो यानी इसमें क्या देखा आपने कि एसी मशीन हमारी लगी हुई है। ये हमारी क्या लगी है? एसी लगा हुआ है। इसको हमने यहाँ से हमें समिंग पॉइंट होता है एरर डिटेक्टर, इसको इनपुट दिया, इधर से हम इनपुट देते हैं, इधर से इनपुट गया, इधर से हमको आउटपुट मिला, ये आउटपुट हमको मिला, आउटपुट दे देंगे। आउटपुट हमें मिला यहाँ पे क्या? रूम का टेम्परेचर। मान लीजिए हमने इसमें टाइमर सेट किया था, टाइमर कितना सेट किया था, सॉरी टेम्परेचर हमको कितना चाहिए था? इससे 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। तो ये चलता रहेगी। और इसका जो फीडबैक यहाँ पे होगा, ये सेंसिंग एलिमेंट लगाएंगे, सेंसर को हम लोग लगाएंगे। इसको हम लोग यहाँ से बोलेंगे फीडबैक। फीडबैक क्या बोलेंगे? फीडबैक सिस्टम। या ये फीडबैक हम देते हैं, तो यानी ये आउटपुट का इनपुट में अंश, यानी इसको दे दीजिए। अब इसको सेंस करता रहेगा। तो ये कैसी व्यवस्था हो गई? एक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये कंट्रोल सिस्टम है, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा। इसको क्या बोलते हैं? तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हो गया। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आपने क्या देखा था कि उसमें वांछित आउटपुट नहीं मिलता था हमें। किसमें? इसमें वांछित आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? हमें जितना आउटपुट चाहिए हमें उतना ही आउटपुट मिलता है, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज़ इसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि इसमें वांछित आउटपुट मिलता है। और थोड़ा दोनों की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगाया हमने, थोड़ा सा एक चीज़ है फीडबैक का मतलब। देखिए क्या होता है फीडबैक का मतलब, देखिए आप लोग को पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक में। फीडबैक का मतलब मेन होता है कि आउटपुट का कुछ अंश, आउटपुट का, आउटपुट जो मेरा उसका आउटपुट का कुछ अंश किसमें देना? इनपुट में देना। आउटपुट का कुछ पार्ट को इनपुट में ला के दे दीजिए, वो क्या कहलाता है? आपका फीडबैक। देखिए वैसे जनरली हम लोग अपने रियल लाइफ में भी क्या करते हैं? फीडबैक का यूज़ करते हैं। जैसे अभी कोई काम करिए, आप करते रहिए, तो क्या कहते हैं आप लोग कि फीडबैक दे दो यार, मेरा फीडबैक मेरा कैसा रहा। तो कोई बोल दिया हाँ आपका अच्छा फीडबैक है, आपको अच्छा फीडबैक बढ़िया है। तो आपको बढ़िया तब अच्छा, आपको अच्छा लगता है, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। हमने कोई कह दिया कि अरे यार हाँ बताओ, कोई आपने काम किया, मान लीजिए आपने कह दिया चलो भाई ये काम कर दो, काम किया आपने। मान लीजिए कोई आपसे हम आप पूछते ना कि भैया कैसा काम किए, अच्छा काम है। अब मान करिए आप वो घटिया काम किए हो यार, तो फीडबैक दे दिया ना आपने, हमने आपको फीडबैक दिया ना, आपको फीडबैक मिला कैसा? नेगेटिव फीडबैक। और जब आप नेगेटिव फीडबैक आपको मिलेगा, आप जैसे मान लीजिए काम करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या होता है बेसिकली। जैसे आप मान लीजिए काम करिए, आप अच्छे काम कर रहे हो, हाँ ये आपको, हाँ मैंने आपको कहा कि बाबू ये काम कर दो, ये काम आपने कर दिया। फिर आप काम करेंगे तो आप क्या करते हैं? काम किए, मान लीजिए आपने पूछा, मैंने आपको फीडबैक दे दिया, चलो आपने बहुत अच्छा आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? बहुत अच्छा काम किया। तो आपको क्या लगेगा? आप बहुत खुश हो जाएंगे।
आप बहुत खुश होंगे तो आपको ये जो बहुत खुशी मिली, जो आपको इससे क्या होगा, आपको ये बोला पॉजिटिव फीडबैक मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला। लेकिन हम आपको कहते हैं निगेटिव फीडबैक मिला। तो अगर आप मान लीजिए आपको कभी आपने अच्छा काम किया ही है, मान लीजिए हम आपने अच्छा काम ही किया, लेकिन हमने क्या किया, आपको बुराई कर दिया कि नहीं यार अब तुम अच्छा काम नहीं किए। तो जब तुम अच्छा काम नहीं किए तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि हमने इतना अच्छा काम किया, कोशिश भरपूर करके किया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि खराब काम किए, निगेटिव फीडबैक मिला ना। तो आप जब निगेटिव फीडबैक मिला तो आपको काम क्या करेंगे आप, जब आपको अच्छा काम किए थे लेकिन आपको फीडबैक कैसा मिला, निगेटिव मिला, तो आप क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो निगेटिव फीडबैक से क्या होता है, आपको फ़ायदा होता है। अगर आप अच्छा काम करते लेकिन आपको अगर निगेटिव कोई फीडबैक दे दे, नहीं यार तुम अच्छा काम नहीं किए, तो आप क्या करते हैं, और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, और मेहनत करते हैं। तो आपकी क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो सिस्टम में जो हम लोग फीडबैक देते हैं, सिस्टम में फीडबैक दो प्रकार का देते हैं। एक हमारे पास निगेटिव फीडबैक होता है और एक हमारे पास कौन सा फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। निगेटिव फीडबैक होता है और पॉजिटिव फीडबैक होता है। निगेटिव फीडबैक से क्या होगा, देखिए निगेटिव आपने एग्जाम्पल समझा कि निगेटिव फीडबैक देंगे तो हमारी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन निगेटिव फीडबैक दिया, कोई बुराई कर दिया, तो हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लेते हैं। तो निगेटिव फीडबैक से क्या होती है, सिस्टम की जो क्वालिटी होती है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। उस क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे एज ए गैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ बढ़ जाएगा, यानी क्वालिटी उसका अच्छा हो जाएगी, यानी इसका जो गैन क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका इसका गैन क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसका गैन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, गैन डिक्रीज कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो अच्छा हुआ तो आपकी आप अच्छा हुआ तो आपने क्वालिटी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, यानी आप में क्या आ जाएगी, ऐसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, यानी आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी टाइम तक स्टेबल हो जाएंगे ना, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप बताइए कि आपका गैन कैसे कम हो जाएगा, गैन कम हो जाएगा क्योंकि आपको जब आपको अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन हमने आपको कह दिया कि आप बुरे अच्छा काम नहीं किए, तो आप क्या करेंगे, काम वही अच्छा करते उतने टाइम, लेकिन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम हो सकता है और धीमा करें, या कुछ ऐसा हो सकता है आप काम को और धीमा करना स्टार्ट करेंगे, हाँ धीमे धीमे काम करेंगे तो और अच्छा होगा। तो आपको क्या होगा, जब काम अधिक धीमे धीमे करेंगे तो टाइम आपको अधिक लगेगा, तो आपका जो गेन होगा, जो आपको लाभ होने वाला था पैसे का, वो क्या होगा, कम होगा। तो निगेटिव फीडबैक से क्या होता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो तो बढ़ जाती है, कि आप स्टेबल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपका जो गेन होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में इसी का उल्टा हो जाता है, इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाती है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, स्टेबिलिटी घट जाती है और इसकी जो गेन होता है, इसका गेन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी रहती है ना, तो हमेशा किसका यूज करते हैं हम लोग, निगेटिव फीडबैक कहते हैं, यूज करते हैं। तो जनरली देखिएगा हम लोग की सिस्टम, ध्यान से पॉइंट को समझ कर लीजिए कि जो हम लोग फीडबैक क्या होता है, आउटपुट का कुछ अंश इनपुट देना फीडबैक कहलाता है। फीडबैक हमारे पास या तो निगेटिव दे सकते हैं तो पॉजिटिव दे सकते हैं। अगर आप निगेटिव फीडबैक देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे उससे हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें पहला पॉइंट हो गया निगेटिव फीडबैक के लाभ में। दूसरा बात इसका क्या होता है, इसका गैन घट जाता है, इसका गैन यानी जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है, घट जाता है। लाभ घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लाभ घटने का मतलब भाई, जब उसको टाइम ज़्यादा कोई काम करेगा, उसको ज़्यादा टाइम में करेगा तो उसका जो पैसे का अर्निंग की होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा ना। तो हो गया। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक में हो गया, इसमें क्या होती है, इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाएगी उसमें क्या होती है, उसका समझ उल्टा समझ लीजिए, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और इसका जो गेन होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए कह दिया अच्छा काम किया ही, अच्छा काम किया या नहीं किया, आप अच्छा कह दिए, तो अब वो इतनी स्पीड से काम करता रह गया, उसने कम काम किया, बहुत स्पीड काम कर रहा है, आपने कहा बहुत अच्छा काम किया, भले ही खराब कर रहा है तो और फास्ट करेगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी तो घट जाएगी ना भाई। खराब काम तक कब तक करेगा, कुछ दिन तक करेगा, उसके बाद कोई उसको लायक ही नहीं करेगा, कोई उसको बुलाएगा ही नहीं काम पे। तो उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका गेन, जो पैसा कमाने की जो दर थी वो बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, स्टेबिलिटी घट जाती है लेकिन गेन बढ़ जाता है। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और गेन उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे।
तो आपको इस लेक्चर में हम आपको बताएं कि ओपन क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आपको उसको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है, उसको एग्जाम्पल समझाया। इसके बाद हमने फीडबैक कौन कौन सा यूज करते हैं, तो फीडबैक आपको बता दिए। इस तरीके से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सिस्टम फिजिकल कंपोनेंट का ऐसा संयोजन जिसमें वांछित आउटपुट प्राप्त किया जा सके सिस्टम कहलाता है। जैसे आपके पास है मशीन है, ब्रह्मांड स्वयं में एक सिस्टम है, हमारी बॉडी भी स्वयं एक सिस्टम है, जैसे हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब कंट्रोल सिस्टम हम देख लेते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक कंट्रोल सिस्टम नियंत्रित प्रणाली जो होती है फिजिकल कंपोनेंट से निर्मित ऐसी व्यवस्था होती है जो स्वयं को और किसी दूसरे निकाय को भी क्या करती है, करने में क्या करती है, सक्षम होती है। अर्थात वह सिस्टम जिसमें आउटपुट को इनपुट में परिवर्तन से परिवर्तित किया जा सकता है नियंत्रित प्रणाली कहलाती है। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर जैसे आपको देखिए कंट्रोल सिस्टम स्टीम इंजन की स्पीड को वाष्प के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बताएं भी एग्जाम्पल हम कि स्टीम जो पहले बना था। कंट्रोल सिस्टम सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंट्रोल सिस्टम के लाभ ऐसे समझ लीजिए। जेम्स वाट ने सबसे पहले नियंत्रित युक्त फ्लाई बॉल गवर्नर को आविष्कार किया था। कंट्रोल सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से व्यक्त करेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम को देखना रहेगा तो उसको किससे व्यक्त करेंगे हमेशा, हम लोग किससे व्यक्त करेंगे हमेशा, डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से ही व्यक्त करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ इधर अगला पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है कि कंट्रोल सिस्टम के हम प्रकार देखते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम आपको हम दो प्रकार के बताएं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हम आपको अब देख लीजिए पहला परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए आप, जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए बीटी बोर्ड के। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो जगह आपने भी देखा इसके पहले कि इसमें फीडबैक का यूज नहीं होता, आउटपुट का इनपुट से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसमें इसे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट इनपुट पर निर्भर न करता हो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। इसको आपने समझा ही दिया आपको हम। फिर अगला देखिए पॉइंट है, इस सिस्टम का कंट्रोलिंग एक्शन वांछित आउटपुट पर निर्भर नहीं करता। मतलब इस कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट हमें मिलता है वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है। हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा भी, नहीं भी मिल सकता है, जो आपको एग्जाम्पल समझाया अभी वॉशिंग मशीन उस सब का लेके। दूसरा बात, इसका आउटपुट रेफरेंस इनपुट से कंपेयर नहीं करता, अर्थात इसका रेफरेंस इनपुट केवल आउटपुट कमांड पर निर्भर करता है। रेफरेंस इनपुट का मतलब कि आपको जितना आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट देंगे, तो कुछ आपका इनपुट की जो वैल्यू होगी वो रेफरेंस होगी आपकी ना, कितना इनपुट हमको देना है, वो जो इनपुट की आपको जो रेफरेंस जो वैल्यू इनपुट होगा आउटपुट से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब जैसे देखिए आपको एक ओपन लूप दिखा दिए हैं, कंट्रोलर है। अब एक कंट्रोलर यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे आपका कंट्रोलर में कंट्रोलर हो सकता है, एम्पलीफायर हो सकता है, फिल्टर हो रहा, कुछ भी हो सकता है। और कंट्रोल प्रोसेसर में ये आपकी मशीन्स है, यानी इस पूरे सिस्टम को मिला के हम क्या कहेंगे, कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। तो एक है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसको बना लीजिए, या आप एक सीधे ब्लॉक डायग्राम है उसमें कंट्रोल सिस्टम लिखिए, इस तरीके से कर दीजिए। नोट है कि कंट्रोल सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को हम सदैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे आप, कि कंट्रोल सिस्टम हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा इसमें इस पूरे चैप्टर में क्या होता है, थोड़ा लाप्लास किसी भी चीज़ को निकालने होने तो उसके लिए हम लाप्लास ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो आप लाप्लास थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे, अभी हम आपको लाप्लास अगले टॉपिक में बता देंगे। अब देखिए जैसे एक छोटा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, हमने कह दिया कि ये सिस्टम था, इसका इनपुट था, इसका आउटपुट था। तो हम इसके इनपुट को हम लोग क्या लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में ले लिए हैं। देखिए एक्स एस कह दिया हमने, इसका इनपुट था, वाई एस का इसका आउटपुट है। तो ट्रांसफॉर्मर फंक्शन क्या होता है, वाई एस अपॉन एक्स होता है, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट। जैसे आप लोग वो निकालते होंगे, हमेशा इफिशियंसी निकालते होंगे, क्या निकालते होंगे, ज़्यादातर आपको इफिशियंसी निकालने को मिलता होगा। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं आप लोग, आउटपुट बटे इनपुट कर देते हैं, वो इफिशियंसी होती है। उसी प्रकार से इफिशियंसी होती है, तो इसी प्रकार से ट्रांसफर फंक्शन वही है। यहाँ पे हम उसी इफिशियंसी को एज ए ट्रांसफर फंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इफिशियंसी होती है। और इसके सिस्टम के यहाँ पे सोच और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पे हमेशा जी एस से दिखाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाई एस अपॉन एक्सेस, ये तो ट्रांसफर फंक्शन के इस चीज़ को समझ लीजिए। आगे देख लीजिए, आगे देखिए है कि जिस प्रकार हम किसी सिस्टम जैसे मशीन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है की दक्षता उसके आउटपुट और इनपुट के अनुपात से निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार हम कंट्रोल सिस्टम में लाप्लास ट्रांसफार्मर निकालते हैं जो आउटपुट इनपुट का अनुपात होता है। ठीक,
तो आपको इफिशियंसी निकालनी तो आपको आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें लाप्लास निकालना हो तो आपको आउटपुट बटे इनपुट करना है। आपके आउटपुट यहाँ पे वाई एस दिए हैं, हाँ मिल रहा है आपको, एक्स यहाँ पे एक्सेस लिए हैं लास्ट ट्रांसफार्मर में, या आप उसको ये आउटपुट बटे इनपुट कर दीजिए। अगला पॉइंट होता है, अब देखिए ये कुछ पॉइंट चीज़ें हैं जो ओपन लूप के लिए है, इसमें फीडबैक प्रयुक्त नहीं होता। एग्जाम में जब आपको आएगा इतने ही पॉइंट लिख देंगे बहुत है। पहला पॉइंट कि इसमें फीडबैक प्रयुक्त नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट होता है आउटपुट का रेफरेंस इनपुट आर्या से कोई कंपेयर नहीं होता है, कुछ मिल लेन देन नहीं होता है। इसमें एरर डिटेक्टर प्रयोग नहीं किया जाता। जब हमें एरर डिटेक्टर कहाँ, अभी दूसरा वाला जो पढ़े थे उसमें देखिए, दूसरा वाला जो हम पढ़े थे तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लगाए थे, एरर डिटेक्टर लगाए थे। ये है एरर डिटेक्टर लगाए थे। अभी अब जब ये ओपन लूप क्लोज लूप होगा तभी तो आउटपुट जाएगा, तभी तो इसको डिटेक्ट करने के लगाएंगे कितना कम कितना बेसी है। ओपन लूप में जब आउटपुट से इनपुट कोई रिलेशन तो क्या करने लगाने का मतलब कुछ नहीं मतलब होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एरर डिटेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कुछ लाभ हम आपको बता देते हैं। पहला लाभ होता है कि यह सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है, सरल होता है, आसानी से होता है, ये सस्ता मिलता है आपको। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, छोटा सा है तो इसकी सब कम होती है। बात करते हैं इसकी हानि क्या होती है, ये अविश्वसनीय होता है। इसमें जब हमको आउटपुट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो ये अविश्वसनीय तो ये है, विश्वास इस पर उतना अच्छा नहीं होता कि हमको आउट देगा कि नहीं देगा। अविश्वसनीय होता है, इनएक्यूरेट होता है, इसमें हमें एकदम एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, यह पैरामीटर के चेंज होने पर हाईली सेंसिटिव होता है। इसमें वोल्टेज चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी कम बेसी हो सकती है। जैसे वॉशिंग मशीन थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा घटा स्पीड बहुत तेज कम बेसी हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल स्विच है, ऑटोमेटिक टेस्टर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, आदि सब क्या है इसके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए हम आपको दिखाते हैं कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपको समझा दें, इसको देख लीजिए। इसमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें फीडबैक प्रयोग होता है। दूसरा वह कंट्रोल सिस्टम जिसका आउटपुट इनपुट पर निर्भर करता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ये डिफिनीशन इसका दिखा दीजिए। अब कुछ देखिए, इस सिस्टम की कंट्रोलिंग एक्शन वांछित आउटपुट पर निर्भर करती है, यानी जो हमको आउटपुट मिलता है वह हमारा क्या होता है, इनपुट से रिलेटेड होता है। इसमें आउटपुट रेफरेंस इनपुट से कंपेयर होता है और एरर सिग्नल उत्पन्न करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि आउटपुट को क्या करते हैं, इनपुट से क्या करते हैं, सेंसर के माध्यम से ले जाके देते हैं, उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं और कम बेसी कर लेते हैं। जब कम बेसी करेंगे तो जो कम बेसी जो ऊर्जा जो कम बेसी रिलेटेड जो कम बेसी वोल्टेज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एरर सिग्नल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरर सिग्नल। तो आप एक ब्लॉक डायग्राम देखिए, कंट्रोलर लगा दिया हमने, सिस्टम हमारा लगा दिया, फिर उसमें हमें आउटपुट सेंसर कर दिया, ये फीडबैक हमारा सिस्टम है। इसके बाद अब देखिए इसके कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है इसमें कि इसमें फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि इस सिस्टम में एक या एक से अधिक फीडबैक पथ बनते हैं। इसमें अनेक भी फीडबैक पथ हो सकते हैं। कंट्रोलर एक प्रकार का कंपरेटर हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर होता है इसको ध्यान रखेंगे, कंट्रोलर के रूप में आपसे पूछा जाता है जेईई क्वेश्चन में। यहाँ पे कंट्रोलर के सामने कंट्रोलर भी हो सकता है, फिल्टर भी हो सकता है, एम्पलीफायर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी होगा जैसे आपको हमें आवश्यकता रहेगी उस तरीके का हम यूज करेंगे। फिल्टर की आवश्यकता है तो हम फिल्टर का यूज कर लेंगे, एम्पलीफायर का आवश्यकता है तो एम्पलीफायर यूज करेंगे। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है। तो जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एक कैसा है, एक लो पास फिल्टर। ये जेईई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, लो पास फिल्टर है। इसके कुछ लाभ देख लीजिए, विश्वसनीय होता है, फास्टर प्रोसेस होता है, एक्यूरेट होता है, ये इसकी कुछ लाभ है। अब इसके कुछ हानि देख लेते हैं। यह महंगा होता है, ये इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल हमने क्या दिया, एयर कंडीशनर दिया है। इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं, आपको समझा दिए हैं। अब एयर कंडीशनर का ये ब्लॉक डायग्राम है, ये इसको आप पढ़ लेंगे, बना लेंगे और पढ़ भी लेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अंतर पूछ लेते हैं। ये बीटी बोर्ड में इंपॉर्टेंट के लिए है, आपके बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। पहला पॉइंट ये अविश्वसनीय होता है, तो ये विश्वसनीय होता है। इसमें फीडबैक यूज ही नहीं करते, इसमें फीडबैक का प्रयोग करते हैं। इसमें एरर डिटेक्टर लगा ही नहीं होता, इसमें एरर डिटेक्टर लगा होता है। ये इनएक्यूरेट रीडिंग देता है, ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है। तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपको भी इस चैप्टर में, बस बताया सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देके समझाया हमने। उसके बाद हमने आपको बता दिया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसके बारे में पूरा डीपली आपने बताया आपको। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक बताया कि हम क्या आपको इसमें अंतर क्या होता है दोनों में। देखिए अंतर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीटी बोर्ड के लिए। इस तरीके से इस लेक्चर में इतना ही, काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो हम आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने स्टूडेंट को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल पर बने रहिए।
हम आज से अगले वीडियो में आपको इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।